हे गाइस, जितने ही बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए MSWDS का बेस्ट कंटेंट के साथ बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप सभी को एक प्रोसेस और सीक्वेंस के साथ तैयारी करना है जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% मिल सके। और बच्चों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए जो MSWDS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी को भी इस सारे वीडियो का और इस चैनल का लाभ मिल सके। तो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDS का क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को दोस्तों जो भी PDF या नोट्स वगैरह डाला जाता है वो आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो हम इस क्लास को क्या कर रहे हैं, जो MSWDS का हमारा पूरा कोर्स चल रहा है उसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। पहले थ्योरी टाइप, फिर थ्योरी टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो थ्योरी पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, और ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है। और आप लोगों को जो अभी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके से ही मैंने सीक्वेंस से डिजाइन किया ताकि आप लोगों को एक सटीक तरीके से पढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से मैं बेस्ट तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ कि हमने 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, आज हमारे साथ 500 लोगों का परिवार हो चुका है। डेली अपना परिवार बढ़ ही रहा है। तो आप लोगों से एक उम्मीद करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का लाइक ही मेरे को मोटिवेशन करता है और मेरे को जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए डेली मैं वीडियो लेके आता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन और आपका प्यार मिल सके, लगे कि हाँ हमारा परिवार बढ़ रहा है और हमारे परिवार का मुझे भी प्यार मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, आज क्लास को हमने क्या किया था, अब हम पढ़ रहे थे औजारों के बारे में। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वो पोर्शन। अब हम इंटरनल कंबसन इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज 200 क्वेश्चन के बाद फिर आज 50 क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं, फिर अपना 250 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 200 क्वेश्चन नंबर तक का हमारा कंप्लीट हो चुका था। इससे आगे का आज हमारा हमें करना है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है, 201 नंबर का। इनलेट बॉल को समय से पूर्व व बाद में बंद होने का क्या लाभ है और क्या कारण है। ठीक है, तो इसका लाभ क्या है। इनलेट बॉल को समय से पूर्व खोलने से सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, हमारा अधिक से अधिक मिश्रण आ जाता है, और इससे क्या होता है, बॉल को समय के बाद खोलने से मिश्रण का विपरीत दबाव नहीं बनता और परिणाम स्वरूप मिश्रण को वापस कार्बोरेटर मार्ग से बाहर जाने से रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जॉस्ट बॉल्व को समय से पूर्व खोलने व बाद में बंद करने का क्या लाभ है। तो एग्जॉस्ट बॉल्व को समय से पूर्व खोलने पर क्या होता है कि शक्ति का ह्रास नहीं होता, मतलब या व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि गैसों को फैलने से पिस्टन को एक ही बार धक्का लगता है। इसके विपरीत जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए परिमाण स्वरूप अधिक समय मिल जाता है। इसके बाद एग्जॉस्ट बॉल्व खोलने में भी दिक्कत नहीं आता। ठीक है दोस्तों, और यही लाभ है कि जली हुई गैसों को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जॉस्ट बॉल्व खोलने का लाभ होता है। दोस्तों PDF में थोड़ा सा क्या हो गया है, ब्लर आ गया, ये अच्छे से ये 2-4 कुछ हुआ है, इमेजेस ढंग से नहीं आ पाए हैं, लेकिन आगे के सारे इमेजेस आप लोगों को क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी डीजल इंजन में इनलेट व एग्जॉस्ट बॉल्व कितने डिग्री पहले खुलते हैं और कितने डिग्री बाद बंद होते हैं। तो डीजल इंजन में इनलेट बॉल्व 6 से 15 डिग्री TDC से पूर्व खुल जाता है, तथा BDC में हमारा क्या होता है, BDC में 30 से 45 डिग्री बाद तक खुला रहता है। इसी प्रकार एग्जॉस्ट बॉल्व भी जो होता है BDC में ही हमारा 40 से 65 डिग्री पूर्व खुल जाता है, और TDC में 5 से 10 डिग्री बाद तक क्या होता है, एग्जॉस्ट बॉल्व खुला रहता है। ठीक है, और आप लोगों को कल मैंने पढ़ा है कि जब इनलेट बॉल्व और एग्जॉस्ट बॉल्व दोनों खुला रहता है एक साथ, तो उसे बॉल्व ओवरलैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार कब हुआ और इसके आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए तो देखिए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार 1900 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसके आविष्कार का
श्रेय रुडोल्फ डीजल को दिया जाता है। डीजल इंजन का या कंप्रेशन इग्निशन इंजन का किसने आविष्कार किया? रुडोल्फ डीजल को दिया जाता है। ठीक है, इसी नाम से इसे जलाने वाले तेल का नाम क्या कहा गया है? इसको डीजल कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को किस सिद्धांत को मान्यता दिया गया है? तो किस सिद्धांत पर? तो रुडोल्फ डीजल ने गणित द्वारा यह मान्यता बनाई, यदि किसी सिलेंडर में 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच से दबाव से हवा को दबाया जाता है तो दबी हुई हवा का तापक्रम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। यह इस गर्म हवा के तेल का स्प्रे किया जाता है, वह जल जाएगा और गैसों को फैलने से क्या होगा? शक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये रुडोल्फ डीजल नहीं, ये एक 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच पे क्या हुआ था? क्या बोला? 90 फ़ारेनहाइट पे जो हमारा गैस वह गर्म हो जाएगा और डीजल फ्यूल स्प्रे होने से क्या होगा? वो चार्ज जल जाएगा, जिससे गैस जो फैलेगी उसे हमें क्या मिलेगा? पावर मिलता है। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की मुख्य बातें क्या हैं? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं। तो इसमें ईंधन को जलाने के लिए दबी हुई गैसों को उच्च तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईंधन में सीधे कंबसन चैम्बर में प्रेशर के साथ स्प्रे किया जाता है जहां गर्म हवा रहती है। सिलेंडर में जो हवा आती है किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाता, इसी कारण उसका दबाव एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसी ईंधन के रूप में मोटा पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसे डीजल कहा जाता है। ठीक है, इसके 4 बेसिक हमने प्रॉफिट या लाभ के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, किस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है? सिलेंडर में गई गैसों का आयतन का अनुपात जो कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होने से पूर्व तथा कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होने तक का जो रेशियो कहलाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशियो कहा जाता है। देखिए किस तरीके से निकाला जाता है कंप्रेशन रेशियो। कुल आयतन बटे में क्लियरेंस आयतन जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो होता है। आर, देखिए इसको किससे डिनोट किया जाता है? कंप्रेशन रेशियो को आर से डिनोट किया जाता है। सिलेंडर के कुल आयतन को वॉल्यूम 1 से और क्लियरेंस आयतन को वॉल्यूम 2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो दोस्तों 4:1 से लेके 10:1 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट करिएगा। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो 1:12 से लेके 1:22 तक का होता है, यानी कि आप बोल सकते हो 12:1 से लेके 22:1 तक का डीजल इंजन का ये कंप्रेशन रेशियो होता है। दोस्तों ये आप लोगों को सटीक दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हमने बहुत सारे थ्योरी का किताब भी देखा है, लेकिन उसमें क्या है अलग अलग दिया गया है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? तो डीजल इंजन में 300-350 से लेकर 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक का कंप्रेशन प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबसन चैम्बर का तापक्रम कितना हो जाता है? तो डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबसन चैम्बर का तापमान 600 से 800 सेल्सियस तक हो जाता है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक साथ में करते रहिएगा, जिससे कि मेरे को भी और मोटिवेशन मिले, आप लोगों का प्यार दिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो डीजल ऑयल को जलाने के लिए 300 से 350 तापक्रम पर क्या होता है? डीजल हमारा जल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद डीजल स्प्रे कितने इंजेक्शन प्रेशर से किया जाता है? तो डीजल इंजन में डीजल स्प्रे 1500 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच से इंजेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन में कंबसन चैम्बर के बाद गैसों का कितना प्रेशर हो जाता है? तो डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद गैसों का प्रेशर 750 से लेकर 950 पाउंड प्रति वर्ग इंच हो जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो हमारा होता है इंजन से हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक प्रणाली में प्रत्येक स्ट्रोक में घटित होने वाली घटनाएं क्या होती है? दोस्तों मैंने ये कल के वीडियो में बहुत ही सटीक तरीके से समझाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो देखिए जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि नंबर वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग कल का वीडियो देखिए, इसको आराम से आप अच्छे तरीके से समझोगे। ठीक है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या है? तो 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन को केवल 2 स्ट्रोक में अथवा क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक साइकिल के चारों स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट
पूरे होते हैं, अर्थात इंजन के हर चक्कर से शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा टू स्ट्रोक इंजन का पूर्ण आविष्कार कब हुआ तथा श्रेय किसे दिया जाता है? तो टू स्ट्रोक इंजन का आविष्कार 1880 में सर डूगॉल्ड क्लार्क के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है? तो ये चलिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो टू स्ट्रोक इंजन का प्रथम स्ट्रोक जो होता है, वैसे मैंने एक कल भी बताया है, इस स्ट्रोक में बीडीसी से लेकर टीडीसी की ओर चलता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, हमारा साइकिल सक्शन और कंप्रेशन एग्जॉस्ट और पावर ना होके इसमें क्या होता है, हमारा पोर्ट इनलेट और आउटलेट वाल्व की जगह पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। पहला स्ट्रोक में जो होता है, इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। पिस्टन के ऊपर जाने से सिलेंडर के निचले हिस्से में बना इनलेट पोर्ट खुल जाता है, जिससे के द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर द्वारा क्रैंकेस में आ जाता है। इस प्रकार सक्शन स्ट्रोक का कार्य पूर्ण रूप से हो जाता है। इसके साथ सिलेंडर में उपस्थित मिश्रण पिस्टन के दबाव से कंबशन चैम्बर में दब जाती है। इस प्रकार कंप्रेशन स्ट्रोक का कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं कि हमारा 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता था, इनलेट और आउटलेट वाल्व लगा रहता था, लेकिन हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में इनलेट और आउटलेट पोर्ट बना रहता है। ठीक है, और एक ट्रांसफर केस रहता है। जब हमारा पिस्टन बीडीसी से लेकर टीडीसी चलता है तो तभी हमारा 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, सक्शन और कंप्रेशन। ये किस तरीके से होता है, जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है तो हमारा इनलेट पोर्ट क्या होता है दोस्तों, खुल जाता है, और इनलेट पोर्ट के थ्रू नीचे से आकर एयर ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेशन के लिए चला जाता है और कंप्रेशन होता है। उसके बाद जो होता है, कंप्रेशन होने के बाद हमारा चिंगारी दी जाती है, स्पार्क प्लग के द्वारा जल जाता है। उसके बाद हमारा पिस्टन क्या होता है, फिर टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, जिसमें हमारा पावर और एग्जॉस्ट मिलता है। जब चार्ज जलेगा तो पिस्टन को मूवेबल पार्ट्स को धक्का मारता है, फिर क्या होता है, पिस्टन को जो झटका लगता है इसके कारण पिस्टन नीचे आती है और फिर हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा ये 2 स्ट्रोक में हमारा 4 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दूसरा स्ट्रोक भी आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। इस स्ट्रोक में कंबशन चैम्बर के दबे मिश्रण को स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी देकर जला दिया जाता है। इसके तापक्रम से गैसें फैलती है और इंजन को शक्ति विकसित होती है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है और पिस्टन के नीचे जाने से एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है और जली गैसें सिलेंडर के बाहर निकलती है। इसी प्रकार पावर व एग्जॉस्ट स्ट्रोक का कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी समय क्रैंक केस में आया हुआ मिश्रण ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते सिलेंडर में आगे की साइकिल के लिए पहुंच जाता है, फिर वही हमारा साइकिल फिर से चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन की कमियां क्या क्या? तो कंप्रेशन प्रेशर कम होता है इसका। ठीक है, शीघ्र गर्म हो जाता है, मिश्रण की अपेक्षाकृत अधिक हानि होती है और ध्वनि शोर अधिक होता है। इंजन के भाग शीघ्र घिसते हैं। इंजन व लुब्रिकेशन तेल दोनों का अधिक खपत 2 स्ट्रोक इंजन में होता है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है तो इसको ध्यान से देखिए। इंजन के प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक होता है। ठीक है, लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इंजन के प्रत्येक चक्कर में हमारा पावर स्ट्रोक होता है। छोटा फ्लाईव्हील में काम चल जाता है, इंजन का छोटा बनाया जा सकता है, मैकेनिकली एफिशिएंसी बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये सबसे मेन पावर है 2 स्ट्रोक इंजन का। ऑसिलेशन कम होता है, इंजन ओवरहोलिंग में कम खर्चा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन रिलीज वाल्व का क्या कार्य है? तो कंप्रेशन रिलीज वाल्व का दोस्तों इंजन स्टार्ट करने और बंद करने के लिए कंप्रेशन रिलीज वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में थोड़ा अंतर जान लेते हैं। पिस्टन के 2 स्ट्रोक के चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि पिस्टन के 2 स्ट्रोकों में क्या होता है दोस्तों, इंजन के चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में इंजन के चारों स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। अब 2 स्ट्रोक में क्या होता है, सिलेंडर में इनलेट व एग्जॉस्ट के लिए पोर्ट बने होते हैं, लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बना होता है, जो मैंने अभी आपको पहले बता भी चुका हूँ। लुब्रिकेशन के लिए तेल में पेट्रोल के साथ लुब्रिकेशन के लिए तेल के साथ क्या करते हैं, थोड़ा पेट्रोल मिलाते हैं, लेकिन लुब्रिकेशन इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए अलग तेल भरने और इंजन के भागों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होती है। नेक्स्ट हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस एयर टाइट बनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्रैंक केस एयर टाइट नहीं रखा जाता है 4 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक इंजन में एयर कूल्ड इंजन होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होता है
फोर स्ट्रोक इंजन वाटर कूल्ड होता है, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन में हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन फोर स्ट्रोक हमारे भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 224 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या अंतर होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ईंधन जलाने के लिए दबी हुई गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, लेकिन स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन जलाने के लिए बैटरी के करंट को क्या करते हैं, हाई टेंशन में बदलकर उसको स्पार्क के द्वारा उत्पन्न करके ईंधन को जलाया जाता है। स्पार्क प्लग द्वारा क्या करते हैं, स्पार्क क्या करते हैं, उत्पन्न करके फिर हमारे चार्ज को जलाते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट हमारे कंप्रेशन इग्निशन इंजन का दूसरा पॉइंट, तो इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फिल्टर, फीड पंप आदि डीजल सप्लाई के मुख्य आवश्यक भाग हैं। लेकिन इसमें स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर ही मुख्य भाग है। बड़ी गाड़ियों में फ्यूल पंप की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या अधिक से अधिक हाई प्रेशर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, स्पार्क इग्निशन इंजन में यह अधिक हाई प्रेशर नहीं बनाए जा सकते इसमें। लेकिन हमारा अब नेक्स्ट है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ईंधन खर्च के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ईंधन हिसाब से महंगे होते हैं, ठीक है। ईंधन का मतलब कॉस्टली होता है। नेक्स्ट हमारा रख रखाव पर खर्चा कम आता है डीजल इंजन में, लेकिन पेट्रोल इंजन में रख रखाव पर खर्चा बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा डीजल इंजन में अधिक मूल्य के होते हैं परंतु कालांतर सस्ते होते हैं। इसलिए क्या होता है, पेट्रोल इंजन कम मूल्य के होते हैं लेकिन कालांतर बहुत महंगे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा डीजल इंजन, तो डीजल हॉलिंग बहुत अधिक व्यय होता है लेकिन ओवर हॉलिंग में बहुत कम व्यय होता है, ठीक है। ये भारी इंजन होता है डीजल इंजन, लेकिन पेट्रोल इंजन की अगर बात करें तो ये डीजल इंजन के मुकाबले हल्का होते हैं, ठीक है। 224 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अब इंजन के कुछ पार्ट्स के बारे में और उसके रिपेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए 225 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंजन के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, इंजन बॉल्व, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील, ये इसके मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, इंजन के। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंजन में अतिरिक्त कौन कौन से भाग होते हैं। तो गैस्केट, पिस्टन रिंग, बॉल्व लॉकिंग पार्ट्स एंड बियरिंग इसके मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हमारा, सिलेंडर क्या है, ठीक है। अब बेसिक जो हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा, तो अब सब पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि होता ये क्या है, उसका काम क्या होता है। सिलेंडर क्या है, तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे चलकर अपने स्ट्रोक क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। सिलेंडर का कार्य क्या है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करके अपने स्ट्रोक को पूरा करने का कार्य सिलेंडर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, सिलेंडर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो सिलेंडर प्राय कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, साथ ही कुछ अन्य धातुओं का भी मिश्रण इसमें होता है, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों क्या होता है, सिलेंडर एल्युमिनियम एलॉय के भी सिलेंडर ब्लॉक वगैरह बनाए जाने लगे हैं। नेक्स्ट हमारा कि कास्ट आयरन सिलेंडर के साथ लाइनर किस धातुओं के बनाए जाते हैं और मतलब किन किन धातुओं का कितना मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए अगर कास्ट आयरन का सिलेंडर ब्लॉक बना हुआ है तो उसमें आयरन का 95% होगा, कार्बन 2.2% होगा, सिलिकॉन 1.2% एंड मैग्नीज 0.63% एंड सल्फर 0.12% एंड फास्फोरस 0.85% होता है। नेक्स्ट हमारा 230 क्वेश्चन नंबर, एल्युमिनियम सिलेंडर लाइनर किन धातुओं के बनाए जाते हैं। तो ये एल्युमिनियम हमारा 91% होता है, टिन उसमें 2% होता है और कॉपर क्या होता है 7% होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेंडर की ढलाई में सावधानी क्यों अपनानी बहुत आवश्यक है। सिलेंडर की ढलाई के वक्त दोस्तों हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए सिलेंडर के चारों ओर वाटर जैकेट भी बनाए होते हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल गैलरी, कुछ इंजन के पार्ट्स, बॉल्व सीट भी बनानी होती है, जिससे टू स्ट्रोक इंजनों में पोर्ट भी बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से हमारा यूज किया जाता है इंजनों का, उस हिसाब से हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या क्या बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मल्टी सिलेंडर इंजन किन्हें कहते हैं। तो जिन इंजनों में एक से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिलेगा। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारा आप लोगों को बहुत ही लगेगा कि जो थ्योरी में पढ़ाया A to Z क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आप लोगों को दोस्तों क्या होगा कि आप लोगों को आंसर देने में ऑब्जेक्टिव टाइप का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा।
तो यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मल्टी सिलेंडर इंजनों में सिलेंडर किन किन विधियों द्वारा लगाए जाते हैं? तो मल्टी सिलेंडर इंजन में सामान्यतः इनलाइन सिलेंडर इंजन, इसके अतिरिक्त वी शेप तथा रेडियल शेप सिलेंडर अरेंजमेंट भी होता है। कुछ इंजनों में अपोज सिलेंडर भी लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर की घिसावट कितने प्रकार की होती है? तो टैपर घिसावट और अंडाकार घिसावट, दो प्रकार के घिसावट होते हैं। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। टैपर घिसावट क्या होता है और किस कारण से होता है, और अंडाकार घिसावट क्यों होता है और किस कारण से होता है। ठीक है, तो अब टैपर घिसावट के बारे में देखते हैं। 235 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका घिसावट के अंतर्गत सिलेंडर का ऊपरी व्यास अधिक तथा नीचे का व्यास कम हो जाता है। इस घिसावट का मुख्य कारण है सिलेंडर के दीवारों पर पिस्टन रिंग का दबाव होता है, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर की ओर अधिक गर्म और इसी कारण वहां से अधिक घिसते हैं और सिलेंडर का आकार गिलास के जैसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अंडाकार घिसावट क्या है, यह क्यों होती है? तो इसके अंतर्गत सिलेंडर का ऊपर से आकार अंडे के समान हो जाता है। इस घिसावट का मुख्य कारण कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा 237 नंबर का क्वेश्चन, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर से अधिक घिसता है और क्यों? तो पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने से सिलेंडर के दीवारों का थ्रस्ट प्रभाव होता है। इस प्रभाव कंप्रेशन के बाद अधिक होता है, एग्जॉस्ट के बाद कम होता है। इस कारण दाएं और बाएं की ओर घिसावट हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर के घिस जाने का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो सिलेंडर के घिस जाने से कंप्रेशन लीक करने लगता है, जिसके कारण इंजन में पूरी शक्ति विकसित नहीं होती। इसके लिए अतिरिक्त लुब्रिकेशन ऑयल का खपत बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा, सिलेंडर मरम्मत की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो सिलेंडर रीबोरिंग होता है, सिलेंडर ग्राइंडिंग होता है, सिलेंडर रेमिंग होता है, एंड सिलेंडर लेपिंग एंड सिलेंडर होनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर रीबोरिंग विधि क्या है? तो सिलेंडर रीबोरिंग क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस विधि में सिलेंडर के सिलेंडर बोरिंग मशीन के द्वारा बड़ी नाप का घिसावट नापने के बाद रीबोरिंग की जाती है। बड़े नाप का पिस्टन प्रयोग करके इंजन को नया रूप दिया जाता है, क्योंकि अगर सिलेंडर का हमारा ज़्यादा फैल चुका होता है तो उसमें बड़ा पिस्टन को यूज करके वो क्या करते हैं, हम बड़ा पिस्टन करके उसको नया रूप दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सिलेंडर रीबोरिंग का सूत्र क्या है? तो संपूर्ण घिसावट इक्वल टू टेपर घिसावट प्लस ऑबिलिटी का स्क्वायर जो होता है वो हमारा संपूर्ण घिसावट के बराबर। इसके इस तरीके से हमारा सिलेंडर रीबोरिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर लाइनर का क्या उपयोग है? तो रीबोरिंग करते हुए जिन सिलेंडर लाइनरों की दीवारें बहुत पतली रह जाती है अथवा बड़ी नाप का पिस्टन उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे सिलेंडरों में सिलेंडर लाइनर या स्लीव फिट किए जाते हैं। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया कि रीबोरिंग करने के बाद क्या होता है, एक सिलेंडर को नया ही रूप दे दिया जाता है। ठीक है, और उस हिसाब से जितना हमारा बोरिंग का साइज हो जाता है उस हिसाब से बड़ा पिस्टन यूज करके उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमें उस हिसाब का पिस्टन नहीं मिला तो क्या करते हैं, हम उसमें लाइनर का यूज करते हैं। जिस हिसाब का हमारा पिस्टन होता है उस साइज का लाइनर यूज करके सिंपली हम उसको फिर सिलेंडर को रीफेस करके और उसमें लाइनर यूज करके फिर से हम उसको यूज करने लायक बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक ड्राई टाइप का लाइनर होता है और एक क्या होता है, वेट टाइप का लाइनर होता है। ठीक है, यानी कि सूखे लाइनर और गीले लाइनर होते हैं। तो सूखे लाइनर क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं जानते हैं। इन लाइनरों को फिट करने के लिए पुराने लाइनर को निकालना नहीं पड़ता, यह लाइनर प्रेस करके टाइट फिट कर दिए जाते हैं। ऐसे लाइनरों को पानी का ठंडक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती, क्योंकि ये सूखे लाइनर में इसको पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये वेट टाइप के लाइनर होते हैं। और फिर वेट टाइप के लाइनर क्या होते हैं, यह ड्राई टाइप का मतलब लाइनर होता है। अब वेट टाइप के लाइनर के बारे में जानते हैं। इन लाइनरों को पुराने लाइनर निकालने के बाद फिट किया जाता है। इसके साथ ऊपर और नीचे के तांबे की पैकिंग रिंग और रबर रिंग दोनों फिट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी गैस लीक ना हो और हमारा पावर लॉस ना हो। ठीक है, इसके लिए अगर वेट टाइप का लाइनर हम यूज करेंगे उससे पहले हमारा जो पुराना लाइनर है उसको क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सूखा लाइनर और गीले लाइनर की क्या तुलना कीजिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सूखे लाइनर में दोस्तों जंग नहीं लगता क्योंकि ये पानी के संपर्क में नहीं आता, लेकिन गीले लाइनर में जंग लगता है क्योंकि ये पानी के संपर्क में रहता है। सूखे लाइनर की मोटाई 1.5 mm से 3 mm तक की होती है, लेकिन गीले लाइनर की मोटाई 1.5 mm से 6 mm तक की होती है। ये पानी के सीधे संपर्क में नहीं रहते, लेकिन गीले लाइनर क्या है, ये पानी के संपर्क में रहते हैं। इस फिर सूखे लाइनर में एक सिरे का फ्लैंज बनी होती है और इसमें दोनों सिरे पर फ्लैंज बना रहता है गीले लाइनर में।
सूखे लाइनर में इनके फ्लैंज के साथ पैकिंग नहीं लगती, और इसमें क्या होता है, गीले लाइनर में इनके फ्लैंज के साथ लीकेज को रोकने के लिए पैकिंग लगाई जाती है ताकि हमारा कंप्रेशन लॉस ना हो। ठीक है। सूखे लाइनर में इसकी बाहरी सतह चिकनी और फिनिश करनी पड़ती है, इसकी बाहरी सतह फिनिश करने की आवश्यकता नहीं होती। अब सूखे लाइनर में इसको सरलता से फिट किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, गीले लाइनर को फिट करने के लिए पूर्व अंदर की सतह फिनिश की जाती है। ठीक है। सूखे लाइनर में क्या होता है, इसकी सरलता से फिट किया जा सकता है, लेकिन इनके फिट करने का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक ही इसको फिट कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड का क्या उपयोग होता है। तो सिलेंडरों के ऊपर बंद रहने के लिए सिलेंडर हेड का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलेंडर हेड में कंबस्शन चैम्बर बना होता है या ईंधन चलता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि कंबस्शन चैम्बर ब्लॉक में होता है या सिलेंडर हेड में। तो दोस्तों बेसिकली आधा से अधिक कंबस्शन चैम्बर हमारा जो होता है सिलेंडर हेड में ही बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर हेड कितने प्रकार के होते हैं। तो शॉर्ट हाइट सिलेंडर हेड और लॉन्ग हाइट सिलेंडर हेड होता है। अब हमारा 250 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड किस धातु के बने होते हैं। कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं। ठीक है। तो आज हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। डेली हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा बर्डन फील ना हो और आसानी से समझ में आए। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है। ये बहुत ही आप लोगों को एग्जाम में आगे देखने को मिलने वाला है। ये सारा क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको एमसीक्यू दिया रहेगा और उसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। कितने बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन सा बुक है, सर ये पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए। वह आप पढ़ते रहो एक सीक्वेंस में, मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। जब मैं कह दूंगा अपने तरीके से कि कंप्लीट मैंने करवा दिया, तब आप लोगों को लगे कि अगर कुछ बच गया तब आप लोग कहिएगा सर ये बच गया, ये पढ़ाइए। ठीक है। तो आप लोगों को तब मैं पढ़ाऊंगा, वरना बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास अब नेक्स्ट डे में करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन फिर करेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि होता है मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आता रहे और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इसी तरह प्रोवाइड करवाता रहूँ। धन्यवाद। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।